नमस्कार, मैं सरोज कुमार दशाभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, हिंदी पट्टी का एक मशहूर मुहावरा है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के संदर्भ में आज इस मुहावरे का जिक्र करना जरूरी हो गया है। हालांकि मैं साफ कर दूं, अभी करेला नीम पे चढ़ा नहीं है, मगर उसकी लताओं का रुख जिस दिशा में है उसे देखते हुए ऐसा लगता है शायद ये करेला नीम पे चढ़ जाए। और यदि ऐसा होता है तो ये न सिर्फ विपक्षी गठबंधन के लिए, उसमें शामिल दलों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक बड़ा धक्का होगा, बड़ा झटका होगा जो इस गठबंधन से उम्मीद लगाए बैठे। वैसे करेला स्वाद में भले कड़वा होता है, मगर सेहत के लिए वो गुणकारी होता है। नीम की भी प्रकृति वैसी ही है, मगर उसकी कड़वाहट का यहां जिस संदर्भ में जिक्र हो रहा है वो किसी की भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो मित्रों, आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्षी गठबंधन की ये स्थिति क्यों है और वो इससे कैसे बाहर निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा। हम वो उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर ये विपक्षी गठबंधन 2024 की अपनी नैया पार लगा सकता है। तो किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के गठन के पीछे एक खास उद्देश्य और उसका एक आधार होता है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य पे बात कर लेते हैं। तो यदि एक लाइन में कहा जाए तो इंडिया के गठन के पीछे का उद्देश्य 2024 के आम चुनाव में मौजूदा समय में देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। अब सवाल उठता है कि विपक्षी गठबंधन या विपक्षी दल एक साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल क्यों करना चाहते हैं। तो इसके पीछे विपक्षी दलों के कई सारे आरोप। विपक्षी दलों का आरोप है कि मौजूदा बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, अपने अनुकूल कानून बनाकर संस्थाओं, एजेंसियों पर कब्जा कर रही है, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार की आर्थिक नीतियां ठीक नहीं है, जिसके कारण चंद अमीरों की अमीरी लगातार बढ़ती जा रही है और बाकी देश की आम जनता गरीब होती जा रही है। बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई चरम पर है। ऐसी स्थिति में मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाए बगैर देश की स्थिति नहीं सुधरने वाली है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। ये मैं नहीं कह रहा। अब दूसरा सवाल उठता है कि आखिर ये सभी दल एकजुट होकर के क्यों बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो दरअसल बात यह है कि आज की तारीख में बीजेपी जितनी ताकतवर हो चुकी है, उसे सत्ता से हटाने के लिए किसी भी विपक्षी दल के पास ताकत नहीं बची हुई है। कोई भी दल अकेले लड़कर बीजेपी का मुकाबला आज की तारीख में नहीं कर सकता। तो क्या ये सभी दल मिलकर बीजेपी को हटा सकते हैं? हां, इसके पीछे एक आधार है। आपको हम 2019 के आम चुनाव के परिणाम की तरफ ले चलते हैं। दरअसल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को लगभग 37.5% वोट मिले थे पूरे देश में, यानी बाकी 62.5% वोट बाकी दलों को मिले थे। विपक्षी दलों के गठबंधन के पीछे यही आधार है कि यदि ये सारे वोट जो अलग अलग दलों में बटे हुए हैं वो अगर एकजुट हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन इस गठबंधन के गठन के समय से ही दो सवाल चारों तरफ तैर रहे थे। पहला नेतृत्व को लेकर और दूसरा सीटों के बंटवारे को लेकर। ये बात हर किसी की जुबान पर थी कि इन दोनों मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच आपसी सहमति बना पाना कठिन होगा, टेढ़ी खीर होगी और इन्हीं दोनों मुद्दों पर गठबंधन बिखर जाएगा। मगर विपक्षी नेता इस सवाल को सिरे से खारिज करते रहे। इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हुई और उन चारों बैठकों का नतीजा ये निकला कि कम से कम नेतृत्व के सवाल पर उतनी रार नहीं दिखी।
मोटी मोटा इस बात पर सहमति बनती हुई दिखी कि पहले चुनाव तो जीत जाएं, फिर उसके बाद नेता का चयन, नेतृत्व का चयन कर लिया जाएगा। मगर सीटों का बंटवारा तो चुनाव से पहले ही होना है, क्योंकि उसके बगैर चुनाव लड़ेंगे कैसे। और सारा मामला यहीं पर आकर उलझ गया। गठबंधन की 4 बैठकों के बावजूद सीटों के बंटवारे का सवाल जस का तस, जहां का तहां पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बाकी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का मसला हल करने के लिए एक समिति बना दी है। मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं और उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद बतौर सदस्य नामित है। इस 5 सदस्यीय समिति को यह टास्क दिया गया है कि पहले वो राज्य के अपने नेताओं से बात करें और फिर वहां जिन दलों के साथ गठबंधन होना है उनके साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में सीटों के बंटवारे पर कोई भी औपचारिक समझौता नहीं हो पाया है। मगर इस बीच राजनीतिक दलों के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो सूचनाएं बाहर आ रही हैं, वो इस गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे बड़ा पेच पश्चिम बंगाल में फंसा हुआ है। वहां लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो कांग्रेस के लिए दिल खोल के रखी हुई है और उसे 2 सीटें दे सकती है, और यदि गठबंधन नहीं हुआ तो तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अब आप ही बताइए, क्या कांग्रेस 2 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मान सकती है? कांग्रेस 2 सीटों पर राजी हो भी जाए तो फिर वाम दलों का क्या होगा? पश्चिम बंगाल में वाम दलों का भी बड़ा स्टैक है। तृणमूल कांग्रेस ने वाम दलों से ही सत्ता छीनी थी और वाम दल तृणमूल कांग्रेस को अपना सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी मानते हैं। यदि तृणमूल वाम दलों के लिए सीटें नहीं छोड़ती है तो क्या वाम दल तृणमूल और कांग्रेस के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में? क्या यह संभव है? हरगिज नहीं। तो यदि वाम दल पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर गठबंधन का क्या हुआ? उस उद्देश्य का क्या हुआ जिसे सामने रखकर इस गठबंधन का गठन हुआ? यानी गठबंधन को पहला धक्का पश्चिम बंगाल से लगने के आसार बन रहे हैं। दूसरा राज्य बिहार है। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। वहां 2 बड़े क्षेत्रीय दल हैं, जेडीयू और आरजेडी। शुरू में खबर आई कि दोनों दलों ने आपस में 17-17 सीटें बांट ली। फिर बाद में खबर आई कि नहीं, दोनों दल 16-16 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो यदि दोनों दल 16-16 सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं तो बाकी बची 8 सीटें। अब 8 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और वहां वाम दलों को भी सीटें मिलनी है, खासतौर से माले को। कांग्रेस खुद बिहार में 9-10 सीटों पर लड़ना चाहती है, वाम दल 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो अब यह मसला कैसे सुलझेगा? तो बिहार में भी पेच फंसा हुआ है। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती है, सबसे ज्यादा। यहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच सीटों का बंटवारा होना है। मगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार पीडीए का जिक्र कर चुके हैं। वो बार बार कहते सुने गए हैं कि एनडीए को पीडीए हराएगा। फिर खबर आती है कि सपा 65 सीटों पे लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 40 सीटों पे लड़ना चाहती है। अब 65-40 का गणित कैसे हल होगा? उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यह कहावत लंबे समय से चली आ रही है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से खुलता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में ही रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर इंडिया का क्या होगा? अब चौथा राज्य महाराष्ट्र है।
जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। यहां की अलग ही कहानी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जब भी गठबंधन में चुनाव लड़ती है उसे 23 सीटें मिली हैं। इस बार भी वो 23 सीटों पर लड़ना चाहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का यहां से एक भी सांसद नहीं है तो उसे सीटों के बंटवारे की बातचीत शून्य से शुरू करनी होगी। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया क्योंकि शिवसेना 2 भागों में बंट चुकी है। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की बात से नाइत्तेफाकी जाहिर की, मगर पेच तो फंसा हुआ है। अभी कोई बातचीत फाइनल हो नहीं पाई है। और इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस ने सभी सीटों से उम्मीदवारों के नाम मंगा लिए। अब दूसरी कहानी इधर शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये 4 प्रमुख राज्य हैं जहां से कि कुल 210 सीटें आती हैं। अब इन चारों राज्यों में सीटों के बंटवारे का मुद्दा बुरी तरह से उलझा हुआ है। ये कैसे सुलझेगा, इसका फिलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा तो फिर उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही। बात यहीं तक नहीं खत्म होती। दिल्ली और पंजाब का भी मामला उलझा हुआ है, और पंजाब में तो लगभग तय हो चुका है कि वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि न तो कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है न तो आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का मानना है कि वो पिछले लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीती थी तो अपनी जमीन क्यों छोड़ेगी। अभी की स्थिति यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो भला चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी सभी सीटों पर। तो पंजाब का मामला लगभग इस तरह से साफ है कि वहां इंडिया गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। वही स्थिति दिल्ली में भी है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं, वो 4 सीटों से कम पर कतई तैयार नहीं होगी। तो अब ये मसला कैसे सुलझेगा। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक सभा में भरूच से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अभी किसी भी राज्य में औपचारिक रूप से सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, मगर केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हालांकि इसके पहले नीतीश कुमार ने भी अपनी अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी थी। तो कहने का मतलब सीटों के बंटवारे का मसला कैसे सुलझेगा, इसका कोई समाधान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो जाहिर है कि करेला नीम पर चढ़ेगा ही, और नीम पे चढ़कर जितना कड़वा होगा उसकी कड़वाहट को बर्दाश्त कर पाना किसी के लिए भी कठिन हो जाएगा। क्योंकि 2024 का चुनाव सिर्फ आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। और जिस ताकत से मुकाबला है, आप कल्पना कर सकते हैं, वो कोई मामूली ताकत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बीजेपी अब सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है, वे एक चुनावी मशीनरी बन चुकी है। कंपनी की तरह काम करती है। कंपनी में जिस तरह से सुपर बॉस का आदेश आ गया तो सभी को उसका पालन करना होता है, सभी लोग उसमें लग जाते हैं। उसी तरह से आज की तारीख में बीजेपी काम करती है। चुनाव जीतने के लिए वो कमर के नीचे भी वार करने से नहीं चूकती। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है, हर हथकंडे अपनाती है चुनाव जीतने के लिए। और ताकत के मामले में उसके पास क्या नहीं है, सत्ता है, संगठन है, संसाधन है, कार्यकर्ता है, नेता है, एजेंसियां हैं, फिर सभी चीजें उसके पास मौजूद है जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी होती है। और उसके मुकाबले विपक्षी दलों के पास क्या है, एक बिखरा हुआ गठबंधन। अब आप कल्पना कर लीजिए कि इसका परिणाम 2024 में क्या होने वाला है अगर ये स्थिति बनी रही तो। अब सवाल उठता है कि विपक्षी गठबंधन के लिए रास्ता क्या है।
मौजूदा परिस्थिति से वो बाहर कैसे निकले, 2024 का रास्ता उसके लिए कैसे आसान हो। मेरी एक सलाह है, यदि इस सलाह को विपक्षी गठबंधन मान लेता है तो मेरा दावा है, डंके की चोट पे कह रहा हूं, कि 2024 के चुनाव में इस गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। दरअसल इंडिया को चाहिए कि जिस तरह से उसने नेतृत्व के सवाल को दरकिनार कर दिया, उसी तरह से सीटों के सवाल को भी वो दरकिनार कर दे। 543 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करे। यदि विपक्षी गठबंधन प्रत्येक सीट पर एक उम्मीदवार का चयन कर लेता है, सीटों के झमेले से ऊपर उठकर, और उम्मीदवार चाहे किसी भी दल का हो, मगर वो योग्य होना चाहिए, तो 2024 में उसकी जीत से उसे कोई नहीं रोक सकता। और यदि ऐसा नहीं होता है और मौजूदा परिस्थिति बनी रहती है, तो फिर 2024 के परिणाम की कल्पना अभी से कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी की पूरी तैयारी हो चुकी है, उसकी सेना पूरी तरह से तैयार है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा है, मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है। इस भ्रम में कतई मत रहिए। 22 जनवरी को बीजेपी अयोध्या से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करेगी। राम मंदिर की पर्चियां अभी घर घर तक पहुंच चुकी है, आपके दरवाजे पर भी चस्पा हो चुकी होंगी, और 22 जनवरी के बाद बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता राम ज्योति लेकर घर घर पहुंचेंगे। अब आप सोचिए कितनी तैयारी है। लगता है कांग्रेस को गठबंधन की स्थितियों का अंदाजा हो चुका है, इसी नाते वो अपने तरीके से अपनी तैयारी में जुटी हुई है। 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। अब इस यात्रा का चुनाव में कितना असर होगा, ये तो भविष्य बताएगा, मगर जिस उद्देश्य से विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन हुआ, उस उद्देश्य का क्या होगा। तो मित्रों, आज की सभा में फिलहाल इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपने विचार से हमें जरूर अवगत कराएं। कोई सुझाव हो तो उसे भी बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। जल्द मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।